किसी की गालियों का उत्तर अपने मौन से दें, क्योंकि गाली से गाली का उत्तर तो मूर्ख भी देता है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नवसृजन क्लासेस के ऊपर। दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध वाला पार्ट चल रहा है, उसमें मेवाड़ के साथ जो संबंध अपना चल रहा है, उसमें 2 क्लास हमने पहले कर ली और आज तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट के अंदर दिल्ली सल्तनत का मेवाड़ के साथ जो संबंध है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पूर्व की कक्षा में हमने रतन सिंह पद्मिनी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो जौहर शाका हुआ, वो तमाम चीज़ें देखी थी। वो क्लास नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्रारंभ करते हैं। राणा हमीर 1326 से 64। संस्थापक की बात आए सिसोदिया राजवंश की, तो आपको बताना कि राणा हमीर। तो सिसोदिया राजवंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? राणा हमीर हो जाएगा। वहीं सिसोदा इस ठिकाने के जो लक्ष्मण सिंह जी थे, इनका तो ये पौत्र था, और अरि सिंह जो थे इनका ये पुत्र था। तो आपसे पूछ लिया जाए राणा हमीर के पिता कौन, तो पिता तो थे अरि सिंह और दादा कौन? लक्ष्मण सिंह। तो सिसोदा ठिकाने के लक्ष्मण सिंह जी का पुत्र और अरि सिंह का पुत्र था कौन? राणा हमीर। मालदेव सोनगरा के पुत्र जैसा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट मिलते हैं। हमीर की उपाधियों का कई बार जिक्र आता है और उपाधियों से संबंधित सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो हमीर की उपाधियां या उपनाम देखें तो मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, इसे वीर राजा भी कहा जाता है। रसिक प्रिया के अकॉर्डिंग, रसिक प्रिया में जिक्र आता है कि वीर राजा हमीर को कहा जाता है। प्रबल हिंदू राजा, ये कर्नल टोड ने कहा। तो ये पूछ लिया जाए आपसे कि हमीर के विषय में प्रबल हिंदू राजा किसने कहा? कर्नल टोड ने। ये उपाधि कई बार पूछी गई है, मोस्ट करके आप लिख लीजिएगा। विषम घाटी पंचानन, जो कि कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति है उसमें इसका जिक्र है जो होता है। तो 4 उपाधियां या उपनाम कह सकते हैं मिलते हैं इनको। मेवाड़ का उद्धार हमीर के लिए, वीर राजा हमीर के लिए, प्रबल हिंदू राजा हमीर के लिए, और विषम घाटी पंचानन हमीर के लिए जिक्र होता है साहब। सिंगोली का युद्ध हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के बीच होता है। सीधा सीधा परीक्षा में सवाल आ जाए, सिंगोली का युद्ध किन के मध्य होता है? तो हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य होता है साहब। अगला जो शासक है मेवाड़ से संबंधित, खेता या फिर क्षेत्र सिंह। खेता या फिर क्षेत्र सिंह आता है। मालवा के दिलावर खान को हराया था, यही इसकी प्रमुख जानकारी देखने को मिलती है। बाद में जिक्र आता है राणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह का। इनके विषय में सवाल है जो कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखना, राणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह। क्षेत्र सिंह का पुत्र वृद्धावस्था में मंडोर के राव रणमल राठौड़ की बहन हंसाबाई के साथ है जो विवाह होता है। ये कई बार पूछा गया है। राव रणमल, मंडोर के राव रणमल राठौड़ की जो बहन थी कौन? हंसाबाई। इनके साथ विवाह होता है किसका? राणा लाखा या फिर लक्ष्य सिंह का। हंसाबाई से मोकल का जन्म होता है। लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान है जो मिलती है। तो ये पूछ लिया जाए परीक्षा में आपसे सवाल कि जो जावर उदयपुर वाली चांदी की खान है किसके समय मिलती है? तो ये मिलती है अपने लाखा के समय मिलती है। हंसाबाई से विवाह होता है, मोकल का जन्म होता है हंसाबाई से। और इसी दौरान पिछोला झील का निर्माण होता है। एक और करवाता कौन है? एक बंजारा। एक बंजारे के द्वारा राणा लाखा के समय ही पिछोला झील का निर्माण है जो करवाया जाता है। आगे बात आता है इसी समय कुंवर जो चुंडा था, ये मेवाड़ का भीष्म पितामह है जो कहलाता है। यहाँ पे ये फैक्ट है जो जरूर आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, हालांकि ये सवाल कई बार आ चुका है। अब हंसाबाई का जो पुत्र अपने मोकल, अभी ऊपर हमने जिक्र किया था, मोकल के विषय में जानकारी देखें तो इसने समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसे मोकल मंदिर भी है जो कहते हैं। एक तो ये जानकारी प्रमुख रूप से मिलती है कि मोकल ने या फिर समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? तो मोकल ने करवाया, और उसी को फिर नाम है जो मोकल मंदिर कर दिया गया। मोकल के दरबारी विद्वानों की हम अगर बात करें तो योगेश्वर भट्ट का नाम आता है और विष्णु भट्ट का नाम आता है। तो योगेश्वर और विष्णु भट्ट ये 2 मोकल के दरबारी विद्वान थे। मोकल की हत्या की बात करें तो खेता के दासी पुत्र चाचा व मेरा ने इसको सल्टा दिया था, टपका दिया था। चाचा और मेरा ने हत्या कर दी थी मोकल के साहब। अब विशेष जो शासक आता है राणा कुंभा, यहाँ से अक्सर है जो सवाल पूछा ही जाता है। अगर संबंधों की मेवाड़ दिल्ली सल्तनत के साथ मेवाड़ के संबंधों का जिक्र होगा तो वहाँ पर कुंभा से रिलेटेड सवाल
आएगा क्योंकि इनका कार्यकाल भी 1433 से 68 तक रहा और घटनाएं भी इनसे संबंधित बहुत सारी मिलती है। पिताजी का नाम महाराणा मोकल, पत्नी सौभाग्य देवी। तो इनका यह ज्येष्ठ पुत्र था कौन? कुंभा। महाराणा मोकल व सौभाग्य देवी का ज्येष्ठ पुत्र था कुंभा, जो 1433 में मेवाड़ का है जो शासक बनता है। उपाधियां कई बार आ जाती है, सीधी सीधी उपाधि तो पूछी नहीं जाएगी, अब कई बार आ चुके तो आपसे यह पूछा जा सकता है निम्न में से कुंभा की उपाधि नहीं है, तो आपको सारी उपाधियां ध्यान में रखनी है। हिंदू सुल्तान भी कहा गया है, तत्कालीन मुस्लिम शासकों द्वारा ये कहा गया हिंदू सुल्तान। अभिनव भट्टाचार्य भी कुंभा की उपाधि है। राणोरासो भी है, हाल गुरु, राजगुरु, छाप गुरु, दान गुरु, प्रजापालक, ये तमाम उपाधियां मिलती है हमें कुंभा की साहब। आगे बात करें कुंभा से रिलेटेड तो सारंगपुर का युद्ध आ जाता है 1437। तो सीधा सीधा सवाल ये, सारंगपुर का युद्ध कब होता है? तो 1437 ईस्वी के अंदर। ये फैक्ट किन किन के बीच होता है? तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा व मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के बीच होता है, जिसमें कुंभा की जो विजय होती है। तो महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तान या मांडू के सुल्तान कौन? महमूद खिलजी के बीच होता है, विजय हो जाती है कुंभा की साहब इसके अंदर। युद्ध का रीजन अगर आपसे पूछ लेते कि युद्ध का कारण क्या रहा, तो मालवा के सुल्तान ने मेवाड़ के शत्रु कौन? मेहता पंवार को आश्रय जो दिया था, इस वजह से सारंगपुर का है जो युद्ध होता है। कुंभा ने कहा अब तेरे को सल्टाना पड़ेगा भाई, बहुत अति हो रही है। तो युद्ध का कारण, सारंगपुर युद्ध का कारण क्या रहा? मालवा के सुल्तान ने, मालवा का सुल्तान कौन? महमूद खिलजी ने क्या किया? मेवाड़ का जो शत्रु था मेहता पंवार, इसको आश्रय दे दिया साहब। फिर सारंगपुर युद्ध होता है कुंभा के और इसके बीच जो ठन जाती है। चलिए, इसी दौरान विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, जिसे मूर्तियों का अजायबघर कहा जाता है, यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि मूर्तियों का अजायबघर किसे कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1440 से 1448 के मध्य ये कुंभा है जो निर्माण करवाता है। इसका समय पूछ ले, 40 से 48 के बीच में। किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। क्यों बनवाता है? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण है जो करवाया जाता है साहब। ऊंचाई की बात करें इसकी तो 120 फीट ऊंचा है, ये 9 मंजिल का है। 120 फीट ऊंचाई है, 9 मंजिल है। शिल्पी की बात आए तो आ जाए इसकी तो जयता, नापा और पूंजा ये इसके शिल्पी थे। तीसरी जो मंजिल मिलती है इसकी, कीर्ति स्तंभ की तीसरी जो मंजिल मिलती है, इस पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। कितनी बार? 9 बार। मंजिल पूछी जाती है तो ध्यान में रखना तीसरी मंजिल पर यह लिखा मिलता है अल्लाह। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है, यह भी ध्यान में रखना। 8वीं मंजिल पर यहाँ पर कोई भी मूर्ति आपको देखने को नहीं मिलती है साहब। यह भी पूछा जाता है कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी इसे कहा जाता है। यह फैक्ट भी ध्यान में रखना। एक बात यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान में रख लीजिएगा नोट करके कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवियत्री थे। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन? कवियत्री थे, लेकिन इनका निधन हो जाने के कारण इस प्रशस्ति को जो पूर्ण करने का काम है वो इनके पुत्र कवि महेश ने जो पूरा इसको किया था। अत्रि ने प्रारंभ किया, महेश साहब ने पूरा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं चंपानेर की संधि की ओर। सीधा सीधा पूछे चंपानेर की संधि कब? 1456 में। किन किन के बीच होती है? कुंभा के विरुद्ध होती है, पहली बात तो ये भी पूछा जा सकता है चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध की गई थी, तो कुंभा के विरुद्ध होती है। और कर्ता होती किस किसके बीच है? मालवा शासक महमूद खिलजी के गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह ने की। तो कुंभा के विरुद्ध मालवा के शासक महमूद खिलजी ने और गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह जो थे, इन्होंने है जो कि इससे लड़ने के लिए, कुंभा से लड़ने के लिए। चलिए आगे हम बात करें वीर विनोद, जो कि श्यामलदास कृत है। किसके द्वारा? श्यामलदास। वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से कि 32 दुर्गों का निर्माण तो कुंभा ने करवाया अकेले ने। ये वीर विनोद में जिक्र है जो आता है। कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें विशेष तौर से, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है। शिल्पी था मंडन। कौन था? मंडन। इसके चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी दीवार है, जिसको भारत की महान दीवार या फिर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे कि द ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना वाली है, उसके बाद में इंडिया के अंदर द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया यही है। 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी।
कुंभलगढ़ दुर्ग वाले की। कटारगढ़ मिलता है दुर्ग में एक महल है ये कटारगढ़ नाम से। उपनाम मेवाड़ की से आंख भी कहा जाता है, कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। कटारगढ़ में स्थित जो बादल महल है इसमें महाराणा प्रताप का जन्म होता है। तो ये कई बार पूछा गया कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, तो कटारगढ़ आता है, कई बार कटारगढ़ नहीं आता तो फिर और डीप में जाए तो बादल महल में जो होता है साहब। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ। यह भी कई बार पूछा जाता है कि उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में ही होता है साहब उदय सिंह का राज्याभिषेक। अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर करते रहिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक भी कर लेना। मेवाड़ जो है मेवाड़ महाराणाओं की शरणस्थली भी रहा है। अबुल फजल ने क्या कहा इसके बारे में कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि जिसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की जो पगड़ी भी गिर जाती है। यह कथन पूछ लिया जाए तो अबुल फजल का कथन है इस दुर्ग के विषय में साहब। अब कुंभा द्वारा निर्मित मंदिरों की बात आए, कई बार आता है कि निम्न में से कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर नहीं है या बनाया हुआ है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1448 में कुंभ श्याम मंदिर बनवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1448 में कौन सा मंदिर बनवाया, कुंभ श्याम मंदिर, जो कि पंचायतन शैली में। यह सवाल भी कई बार आता है कि कुंभ श्याम जो मंदिर है ये कौन सी शैली में बना हुआ है, तो पंचायतन शैली में है जो बना हुआ है साहब। श्रृंगार चंवरी मंदिर बनवाता है, कुशाल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में बनवाता है। तो कुंभ श्याम मंदिर पंचायतन शैली में, श्रृंगार चंवरी मंदिर और कुशाल माता मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में। कुंभा के द्वारा रचित हम ग्रंथों की बात करें तो संगीत राज नाम आता है, संगीत मीमांसा नाम आता है, सूड़ प्रबंध आता है, चंडी शतक की टीका, गीत गोविंद की टीका, रसिक प्रिया। तो ये चीज़ें हैं जो कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों के अंतर्गत आती है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना, संगीत राज, सूड़ प्रबंध, संगीत मीमांसा, चंडी शतक की टीका वगैरह। कुंभा के दरबारी कवियों के बारे में भी सवाल कई बार पूछा जाता है। तो दरबारी कवियों में हम देखें तो मंडन, हर जगह मंडन ही मंडन छाया हुआ है। मंडन के जो ग्रंथ है उनमें से मंडन ने देवमूर्ति प्रकरण लिखा, एक प्रसाद मंडन लिखा, राजवल्लभ लिखा, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र, कोदंड मंडन आदि ग्रंथों की रचना की थी साहब। तो मंडन के ग्रंथ है, कुंभा का दरबारी कविता, देवमूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, रूप मंडन, वास्तु मंडन, वास्तुशास्त्र और कोदंड मंडन। इन ग्रंथों की रचना करने वाला कौन, कुंभा का दरबारी कवि मंडन। नाथा था एक दरबारी कवि जो मंडन का छोटा भाई था। गोविंद नाम से भी एक दरबारी कवि था जो मंडन का पुत्र था। और हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु रहे हैं। हीरानंद मुनि कौन, कुंभा के गुरु साहब। चलिए, कुंभा के बाद में उदयकरण या फिर उदा है जो शासक आता है, जिसे मेवाड़ का पितृ हंता है जो कहा जाता है। इसी का यही फैक्ट है जो मोस्ट, और यही फैक्ट है जो कई बार पूछा जाता है। तो मेवाड़ का पितृ हंता की अगर बात आए तो उदयकरण या फिर उदा नाम है जो आएगा साहब। इसके बाद में हम चलते हैं महाराणा संग्राम सिंह या सांगा। ये अंतिम और विशेष शासक है जिससे संबंधित सवाल भी आता है, और मेवाड़ का जो संबंध है वो दिल्ली सल्तनत से, उनसे कनेक्शन भी इसका बैठता है ज़्यादा। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। महाराणा संग्राम सिंह या फिर सांगा 1509 से 1528 समय। महाराणा कुंभा के तो पुत्र हैं और रायमल के पुत्र हैं। महाराणा कुंभा के पुत्र और रायमल के पुत्र। उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ, युद्ध के समय जो सांगा है, सांगा ने राठौड़ बीदा के यहाँ पर शरण ली। इसके बाद करमचंद पंवार के यहाँ पर शरण ली। ये राज्याभिषेक से पूर्व तक सांगा के आश्रयदाता है जो बने रहे, कौन, करमचंद पंवार। तो उत्तराधिकार का जो युद्ध चला था उस दौरान सांगा ने राठौड़ बीदा के यहाँ पर भी शरण ली और करमचंद पंवार के यहाँ पर भी है जो शरण ली थी। और जब तक राज्याभिषेक नहीं हुआ तब तक सांगा के जो आश्रयदाता बने रहे वो कौन, करमचंद पंवार साहब। करमचंद को सांगा ने रावत की जो उपाधि दी थी। फिर सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान सिकंदर लोदी था, गुजरात में महमूद शाह बेगड़ा था। इन सब का शासन था सांगा के राज्याभिषेक जब हुआ था उस समय। और इन सभी से महाराणा का जो सामना हुआ, उन्हें महाराणा के आगे जो झुकना पड़ा। महाराणा सामना वाले, महाराणा के सामने इन सबको है जो घुटने टेकना पड़ा साहब। चलिए, सांगा के समय है जो कुछ युद्ध होते हैं प्रमुख, और युद्धों की जो वर्ष है और किन किन के बीच होते हैं यह है जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। खातौली का युद्ध होता है 1517 में। कब होता है,
1517 में होता है खातौली का युद्ध, सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी, और विजय हो जाती है सांगा की। सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है खातौली का 1517 में, और विजय होती है सांगा की। चलिए, बांडी का युद्ध होता है आगे 1518 में धौलपुर में। बांडी का युद्ध धौलपुर में 1518 में। वही सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, लेकिन यहाँ पर इब्राहिम लोदी के सेनापति मियाँ माखन और मियाँ हुसैन थे साहब, या यूँ कहें मियाँ माखन मियाँ हुसैन नहीं भी आए तो सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच ही होता है, युद्ध ध्यान में रखिएगा। फिर होता है गागरोन का युद्ध 1519 में झालावाड़ में। गागरोन का युद्ध 1519 में झालावाड़ में। यह होता है सांगा वर्सेज महमूद खिलजी। ऊपर ध्यान में रखिएगा, खातौली का युद्ध तो सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी है, बांडी का युद्ध भी सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी है, लेकिन गागरोन का जो युद्ध था 1519 झालावाड़ में जो होता है वो सांगा वर्सेज महमूद खिलजी सेकंड के है तो होता है। खिलजी को 3 महीने तक है जो बंदी बनाकर रखा और फिर है जो छोड़ दिया, और यही सबसे बड़ी भूल है जो रही थी इसकी। प्रमुख युद्ध आ जाता है जहां से है जो पूरा इतिहास का सिस्टम ये जो बदल जाता है भारत में। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध रूपवास तहसील थी, भरतपुर था, 17 मार्च 1527 को होता है, ये तारीख आती है। लेकिन वीर विनोद के अनुसार अगर इसकी तारीख पूछ ली जाए तो 16 मार्च 1527 है जो आती है। 16 मार्च 1527 वीर विनोद के अकॉर्डिंग। बाकी वीर विनोद अगर नाम नहीं आए तो आपको 17 मार्च 1527 है जो ध्यान में रखना खानवा के युद्ध की। सांगा वर्सेज बाबर। सांगा वर्सेज बाबर, विजय होती है बाबर की। क्या क्या इस युद्ध की प्रमुख बातें हैं जो रही उनका हम देखें तो खानवा राजस्थान का प्रथम युद्ध था जिसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ। परीक्षा में सवाल आ जाए राजस्थान का प्रथम युद्ध वो कौन सा था जिसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ, तो खानवा का ही युद्ध था जिसमें तोप खाने का प्रयोग हुआ सबसे पहले। युद्ध में सांगा घायल हो जाता है। मूर्छित अवस्था में मालदेव और सिरोही के जो अखेराज थे उनकी देख रेख में सांगा को जो है बसवा लाया जाता है। तो मूर्छित अवस्था में मालदेव और सिरोही के जो अखेराज थे इनकी देख रेख में सांगा को कहाँ लाया जाता है, बसवा लाया जाता है साहब। सांगा का राज चिन्ह जो है फिर मुकुट वगैरह वो सादड़ी के झाला आज्जा है जो धारण करते हैं ताकि सैनिकों का उत्साह है जो बना रहे, बरकरार रहे, तो झाला आज्जा है जो धारण करते हैं। सांगा की कालपी के नजदीक इरीच नामक स्थान पर जो जहर देने से मौत हो जाती है। सांगा कहता नहीं लड़ूंगा, तो इसके साथी वगैरह सोचते हैं ये अपने को और सल्टवाएगा, अपने को और मरवाएगा, तो वो फिर क्या इसको जहर दे देते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो सांगा की कालपी के नजदीक इरीच नामक स्थान पर जहर देने के कारण मृत्यु जो हो जाती है। सांगा का जो दाह संस्कार किया जाता है वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया जाता है, और यहीं पर सांगा की छतरी है जो बनी हुई है। दाह संस्कार कहाँ, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और यहीं पर इनकी छतरी बनी हुई है जो अशोक परमार ने बनवाई थी। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान में रखिएगा आप। सांगा की छतरी किसने बनवाई थी ये पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान में रखिएगा अशोक परमार ने बनवाई थी जो कि परम प्रिय था। सांगा का स्मारक अगर पूछ लिया जाए तो बसवा दौसा में। सांगा का स्मारक कहाँ, बसवा दौसा में। सांगा के उपनामों की बात आती है तो सैनिकों का भग्नावशेष और हिंदुपति या हिंदुपत है जो नाम मिलता है, तो ये इसके उपनाम थे। तो हमने देख लिया दिल्ली सल्तनत के साथ में मेवाड़ का जो संबंध रहा वो 3 पार्ट में हुआ। ये तीनों पार्ट आप देख लेना, नहीं देखे तो। वीडियो कैसा क्या लगा लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम चैनल का और अपनी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे ऐप अपनी नव सृजन क्लासेज नाम से, नव सृजन क्लासेज नाम से आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पर मैं फ्री टेस्ट भी डालता रहता हूँ, और आने वाले समय में इंग्लिश का 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड, हिंदी का और ज्योग्राफी का, इन तमाम विषयों का है जो कोर्स और टेस्ट सीरीज लॉन्च होने वाली है, न्यूनतम शुल्क में होने वाली है और बेहतरीन कंटेंट के साथ होने वाली है। तो जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।